हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस द कृषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ इन द एनसीईआरटी दिल से सीरीज। और एक बार हम एक और नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, अगेन इट इज क्लास 11 का चैप्टर। तो हमने क्लास 12 के चैप्टर्स भी बहुत सारे कर लिए हैं एंड क्लास 11 के चैप्टर्स भी बहुत सारे कर लिए। तो अगर आपको नहीं पता है, यहाँ पे मैं आई बटन में ना वो प्लेलिस्ट लगवा दूंगी, दैट इज क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी दिल से सीरीज। ठीक है, एनसीईआरटी दिल से सीरीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं पीवाईक्यूज भी आपको करवा रही हूँ एंड साथ साथ में एनसीईआरटी की लाइन कौन सी है ना, वो भी मैं आपको करवा रही हूँ। साथ साथ में रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है ना, वो भी मैं आपको करवा रही हूँ। साथ साथ में जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बाय नीट, वो भी मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो सब कुछ हो रहा है, थ्योरी हो रहा है, एमसीक्यूज हो रहा है, पीवाईक्यूज हो रहा है, एनसीईआरटी रीडिंग हो रही है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो रही है, सब कुछ है भाई, ऑल इन वन पैकेज है। तो बोर्ड्स के बच्चे हो या नीट एस्पिरेंट्स हो, यू कैन रिलाई ऑन दिस सेशन। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आपको मैं सब कुछ करवा दूंगी। ठीक है, मैक्सिमम मैं 1 आवर का सेशन लूंगी, उसमें मैं आपको सब कुछ करवा दूंगी। अभी के अभी 1.5x में कर लेना। ठीक है, कोई भी नॉर्मल स्पीड में मत देखा करो, क्योंकि उससे होता क्या ना, अपना टाइम वेस्ट होता है ना। टाइम वेस्ट होता है इसलिए क्योंकि हम लास्ट तक देख नहीं पाते, हमारा ब्रेन पहले ही एग्जॉस्ट हो चुका होता है, क्योंकि इतने सारे सेशंस यार पूरा दिन पढ़ना पड़ता है। तो नॉर्मल स्पीड में कभी भी कोई लेक्चर देखा मत करिए, 1.5x में लगा देना है। अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखनी है, अपना जो नोटबुक है वो अपने सामने रखना है, एंड लास्ट थिंग इज अवर पेन। ठीक है, तो शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लाएंगे इन द एनसीईआरटी दिल से सीरीज। चलिए, अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन आ चुका है गाइस, तो इंट्रोडक्शन तो आपको ही मैं रीड करने बोलूँगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू रीड। मैं खुद की तारीफ खुद नहीं करती। ठीक है, हो गया, चलो बहुत नाटक कर लिया। अब आ जाएंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैट इज फ्रॉम नीट 2013। नीट 2013 का सवाल है आपके स्क्रीन पर। द डायग्राम गिवन बिलो इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन का ईसीजी ग्राफ आप सभी को पता होना चाहिए भाई, ईसीजी ग्राफ क्या होता है ना, पता है कि नहीं? पता है, पता है, पता है। नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं भाई, कृषि दीदी आपके सामने है, आपको कृषि दीदी का कर्तव्य है कि भाई पूरा पूरा डिटेल में पढ़ाए। तो वही होगा आज के सेशन में। देखो, ये ना कुछ इस तरीके का दिखता है ईसीजी ग्राफ। ईसीजी ग्राफ में आपको दिख रहा है कुछ कुछ पीक्स बने हुए हैं, पी वेव है, क्यूआरएस है, टी है भाई। वो ना फिल्म में कैसे दिखाया जाता था, एक पेशेंट सोया हुआ है, ऐसे वो एक मशीन, फैंसी सी मशीन होती है, उसमें ऐसे ग्राफ दिखाए जाते हैं, तो वो जो ऐसे पीक्स दिखाई जाते हैं ना, वही होता है ईसीजी ग्राफ। अब ईसीजी ग्राफ पढ़ने आना चाहिए, ये ना समझ लो अच्छे से, ताकि फिर ऐसे शाइनिंग मारने अच्छा काम आए ना, थोड़ा ऐसे हॉस्पिटल वगैरह में जाए तो बोल सकते ना मुझे आता है ईसीजी ग्राफ। अरे रिलेटिव में व्हाट पढ़ना चाहिए। तो एक बार ना इसको ये पूरा अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, इतना मैं समझा दूंगी कि व्हाट तो पढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना टोटल 3 वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस में खाली तीन ही वेव्स है, तो 3 वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ना पी वेव करके होता है। ठीक है, ये पी वेव दिख रहा है आपको, पी वेव दिख रहा है, यस पी वेव होता है। फिर क्यूआरएस करके एक वेव होता है। ठीक है, एक पी वेव हो गया, एक क्यूआरएस वेव हो गया, और लास्ट में होता है टी वेव। अब हर एक वेव की ना इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, उसका फंक्शन, मतलब वो क्या कहना चाहता है, कि अगर मुझे वो वेव मिला तो वो क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। तो पी वेव जब भी आपको दिख रहा है ना, उसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हो रहा है। एक बार मैं डायग्राम बता देती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ जाएगा। जैसे आप अभी तो एकदम अच्छी तरीके से आपको पता ही होगा यार, मतलब मैं कभी भी आपको ऐसे टीचर जैसे पढ़ाती नहीं हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी एंड एक्ट लाइक अ टीचर, तो इसलिए मैंने हार्ट भी ऐसे ही बनाया, जैसे हम नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं बनाते, ऐसे वो रहते ना, बड़ी बहन के पास जाते हो जब भी समझ में नहीं आता कुछ चीज़, तो वही हूँ मैं, बड़ी बहन ही हूँ, टीचर जैसा, मतलब मुझे मानो भी मत आप, तो वही हूँ, समझ में नहीं आ रहा इसलिए आप मेरे पास आए हो। तो यहाँ पे देखो 2 डब्बे होते हैं ना स्टार्टिंग के, ऐसे ऊपर अपर चेम्बर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं। नीचे के जो चेम्बर्स होते हैं क्या बोलते हैं? उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो जो एट्रिया होता है, ठीक है, जो एट्रिया होता है उसमें ब्लड आता है कि नहीं? ब्लड आता है कि नहीं आता? यस, ब्लड आता। अब ये जो ब्लड आ रहा है ना बच्चों, ये ब्लड आया हुआ है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फिर ये राइट है, ये लेफ्ट है। जब भी ब्लड आया है, किस में आया है ब्लड? एट्रिया में ब्लड आया ना, एट्रिया में ब्लड आया, ठीक है, उसने रिसीव कर लिया। तो अभी एट्रिया के अंदर क्या है? बहुत सारा ब्लड है। अब वो ब्लड
अगर उसको नीचे के चेंबर में देना है तो वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, एकदम सिंपल। अगर मुझे नींबू पानी बनाना है, ठीक है, घर में मेहमान आए, नींबू पानी बनाना है तो मैं क्या करूंगी, वो जो लेमन है उसको मैं स्क्वीज करूंगी, तब जाके वो नींबू का रस निकलेगा ना भाई। इसलिए यहाँ पे भी सेम चीज होती है। एट्रिया के अंदर ब्लड है, अब उसको देना है वो ब्लड टू द नेक्स्ट चेंबर, दैट इज वेंट्रिकल। तो यहाँ पे फिर वो राइट हो कि लेफ्ट हो, कॉन्सेप्ट सेम होता है। दैट इज एट्रिया टू वेंट्रिकल ब्लड जाने के लिए इसको होना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी होना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पी वेव, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पी वेव। पी वेव यानी क्या, पी वेव यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये सही है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, इतना प्यार से सिखा रही हूँ मैं आपको, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, मैं लिख के दे रही हूँ, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता। PYQ सीरीज है ये, हमारी थियोरी सीरीज है ही नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि थियोरी भी एकदम अच्छे से समझो, नहीं तो मतलब नहीं समझता ना, मतलब हाँ ठीक है MCQ का आंसर समझ गया, पर उसका थियोरी, इसके पीछे क्या रीजन है वो अगर नहीं पता, बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, तो फिर बच्चों आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए मैं लॉन्ग टर्म पिक्चर देखती हूँ, मैं शॉर्ट टर्म में विश्वास ही नहीं रखती। इसलिए मैं चाहती हूँ भाई मेहनत से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, एक एक NCERT लाइन को पूरा एकदम क्रिस्टल कर देंगे, मतलब कोई डाउट ही ना रह जाए। ये पी वेव हो गया। दूसरा कौन सा है, QRS कॉम्प्लेक्स। कौन सा है ये, QRS कॉम्प्लेक्स। अब कहानी में क्या हुआ, कहानी में अब तक ब्लड है इन द एट्रिया, ठीक है, ब्लड है इन द एट्रिया। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ा बिकॉज वो ब्लड जा पाए टू द वेंट्रिकल, है ना, वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल ने ले लिया वो ब्लड। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो, दोनों वेंट्रिकल बहुत ही बड़े बड़े वेंट्रिकल्स है और उसमें ज्यादा प्रेशर भी लगेगा अगर मुझे उसको स्क्वीज करना है। अब यार देखो, मेरे पास दो तरीके के स्पॉन्ज है, एक छोटा सा स्पॉन्ज है इतनू सा, और एक बड़ा सा स्पॉन्ज है, मेरे पास एकदम बड़ा सा स्पॉन्ज है। अगर मुझे स्क्वीज करना है तो वो छोटे स्पॉन्ज को तो यार मैं 1 उंगली या 2 उंगली से भी स्क्वीज कर लूंगी, बड़े स्पॉन्ज को मुझे 5 उंगली को करना पड़ेगा यूज, तब जाके वो बड़ा स्पॉन्ज स्क्वीज होगा। वैसे ही वेंट्रिकल बड़ा स्पॉन्ज है, उसको करने के लिए स्क्वीज, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग। एंड इसलिए जो QRS होता है ना, वो ज्यादा बड़ा पीक है। सिंपल है, कोई पूछता नहीं है भाई पी वेव क्यों छोटा है, QRS क्यों बड़ा है, क्योंकि QRS रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। भाई वेंट्रिकल को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे तो सीधी सी बात है ना कि वो जो QRS वेव बनेगा वो भी तो बड़ा बनेगा। तो वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन याद रहेगा सभी को, यस और नो। ये हो गए 2 वेव्स। अब तीसरा वेव बच्चों, तीसरा वेव इज टी वेव। टी वेव क्या होता है, रिलैक्स वाला वेव। टी वेव किसका है, रिलैक्स वाला वेव। किसका रिलैक्स, वेंट्रिकल का रिलैक्स, ठीक है। किसका है ये, वेंट्रिकल का रिलैक्स। अब देखो कहानी में अब तक क्या है, ब्लड आया हुआ है वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, भाई वो तो कॉन्ट्रैक्शन में ही थोड़ी रहेगा, वो भी तो रिलैक्स करेगा ना। अब जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली फिर रिलैक्स भी हो जाता। तो वैसे ही वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने ब्लड अपना निकाल दिया, है ना, ब्लड निकाल दिया। राइट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो ऊपर जाएगा टू द पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके कहाँ पे जाएगा, अयोर्टा में जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली फिर वो रिलैक्स भी कर लेंगे, एंड उसी को हम बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते उसको, डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। क्या बोलते उसको, सिस्टोल। तो ये हो गया सिस्टोल, ये हो गया डायस्टोल। तो वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल बोलूं या तो रिलैक्सेशन लिखती हूँ यहाँ पे, है ना, रिलैक्सेशन वेंट्रिकल्स का। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि यार वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे तो एट्रिया का रिलैक्सेशन का कोई वेव नहीं बनता क्या मैम, ये टेक्स्ट बुक में दी नहीं गई है लाइन, ठीक है। अगर आप किसी को पूछोगे तो वो भी थोड़ा ऐसा सोचेगा कि हाँ यार बात तो सही है, 3 वेव दिए गए हैं, तीनों में एट्रिया का रिलैक्सेशन के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया। बताती हूँ, अब भी इस राज का खुलासा होगा। देखो
एट्रिया का रिलैक्सेशन कब होगा बच्चों? एट्रिया का रिलैक्सेशन जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यस और नो? क्योंकि जब एट्रिया का ब्लड निकलेगा कॉन्ट्रैक्ट करके वो वेंट्रिकल में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली एट्रिया क्या कर लेगा? रिलैक्स कर लेगा, राइट? रिलैक्स कर लेगा। तो जब भी क्यूआरएस होता है ना, क्यूआरएस वेव, उसी में एट्रिया का रिलैक्सेशन भी हो रहा है। एंड क्योंकि एट्रिया छोटे छोटे चेम्बर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पॉन्जेस है वो, तो उनका अलग से वेव नहीं दिखाया गया। पर वेंट्रिकल क्या है? वेंट्रिकल बड़े बड़े स्पॉन्जेस है, जब वो रिलैक्स करेंगे ना तो भी हलचल मच जाती है। जैसे कि इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कितना बड़ा पीक हुआ, वैसे ही उनका रिलैक्सेशन होगा तो छोटा सा पीक तो जरूर आएगा। तो आप देखो ना, कंपैरिजन करो, अगर वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे तो भी इतना सा आ रहा है वेव, तो ऑरिकल दैट इज एट्रिया जब रिलैक्स करेंगे तो क्या ही वेव आएगा, राइट? एंड इसलिए यहाँ पे अलग से कोई वेव नहीं दिखाया गया। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, ये तो जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। एक बार ये पैराग्राफ में आ जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है? अब तो एकदम हलवा लगेगा। ये पैराग्राफ अभी रीड करो, आपको लगेगा कि यार मैम कितना सिंपल आपने समझा दिया। देखो, पी वेव क्या है? पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। एंड सेकेंड थिंग, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ना, इसको स्टार मार्क कर लो, बिकॉज हर साल यही टॉपिक से, ईसीजी टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ईसीजी टॉपिक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ऑफ नीट, एंड इसमें से सवाल आते ही आते हैं कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा वेव है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का कौन सा वेव है, रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन का कौन सा वेव है। तो ये सब जो कॉमन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने एनालिसिस किया हुआ है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है बच्चों, आपको स्किप नहीं करना है। ईसीजी वाला जो टॉपिक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो यही होता है, यही एडवांटेज होता है जब हम एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, तब हमें ना छोटी छोटी बारीकियां भी समझ में आती है कि हाँ ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो पैराग्राफ कर लिए तो सीधी सी बात है, आपके और 10-12 क्वेश्चंस कर लेते हो, क्योंकि वही पैराग्राफ से आप 10-12 क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो। तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बायोलॉजी में स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो यहाँ पे देखो, यही मैंने बोला कि पी वेव में क्या हो रहा है, पी वेव में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। दूसरा क्या है, क्यूआरएस, क्यूआरएस में क्या हो रहा है, क्यूआरएस में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, लास्ट क्या है, टी वेव, टी वेव में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल मतलब वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। पहले क्या थे, वो एक्साइटेड स्टेट में थे, फिर वो जाएंगे टू द नॉर्मल स्टेट। एंड दिस इज द एंड ऑफ सिस्टोल। यहाँ पे सिस्टोल का एंड हो रहा है। ठीक है, वर्ड्स को समझिए, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि टी वेव मतलब सिस्टोल। यहाँ पे बच्चे ये वाला वर्ड ही भूल जाते हैं कि खाली सिस्टोल नहीं लिखा, एंड ऑफ सिस्टोल लिखा है। यहाँ पे एंड ऑफ सिस्टोल लिखा है, मतलब सिस्टोल खत्म हो जाता है। बिकॉज पी वेव में भी सिस्टोल था क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, क्यूआरएस में भी सिस्टोल था क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। यहां जाके सिस्टोल खत्म हो जाता है बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। राइट और रॉन्ग? यस, राइट और रॉन्ग? यस, इट इज अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या होगा, P wave represents what? P wave represents end of systole नहीं, beginning of the systole, okay, we can see other also, right? Contraction of both the atria, yes, contraction of both the atria। देखो ये लाइन दी गई है, contraction of both the atria, उसी को हम बोलते हैं P wave। ये वाला जो ऑप्शन है beginning of the systole, ये भी थोड़ा बहुत सही है। ठीक है, ये नहीं है कि ये गलत है, ये गलत ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी सिस्टोल हो रहा है। पर बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है, एनसीईआरटी की लाइन ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। समझ रहे हो आप? तो ऐसे ऑप्शंस बनते हैं नीट में, होते सही ऑप्शन है पर कौन सा ज्यादा सही है वो आपको चूज करना है, दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा सही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। हो गया ये क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम नीट 2013। ठीक है, अच्छे से हो गया। चलो नेक्स्ट में जाते हैं, दैट इज फ्रॉम नीट 2014। हाउ डज पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। यहाँ पे देखो क्लियर वर्ड मेंशन है, दैट इज पैरासिम्पथेटिक।
दो तरीके के पाथवेज होते हैं, हमने ये चीज क्लास 10 में भी पढ़ी हुई है कि नहीं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि भाई सिंपैथेटिक होता है एंड दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक यानी क्या? मैं आपको ना एकदम फनी सा एग्जांपल समझाती हूँ जिससे आप ना एकदम अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ना ये इस पे कंफ्यूजन होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक क्या होता है। देखो, पैरासिम्पैथेटिक यानी क्या? जब भी आप रिलैक्स हो जाओ। सिंपैथेटिक यानी क्या? ओ माय गॉड एकदम एकदम टेंशन वाली सिचुएशन, ठीक है, एकदम टेंशन वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक यानी आराम वाली। जैसे कि मैंने ना वो कोकिला वाला एग्जाम्पल दिया था, वो बहुत वायरल हो गया था, रील बहुत वायरल हो गया था, कृषि मैम ऐसा ट्रोल्स कोकिला टाइप ऐसा कोई तो वायरल हो गया था बहुत ही ज़्यादा। तो वो रील में मैंने ये चीज़ कही थी कि जब भी वो है ना मीम आपने देखा ही होगा, रसोड़े में कौन था वाला, तो उसमें कोकिला क्या पूछती है, रसोड़े में कौन था? तो किसको पूछती है? राशि एंड गोपी दोनों को पूछती है ना? राशि को भी पूछती है रसोड़े में कौन था, उसको भी पूछती है, गोपी को पूछती है रसोड़े में कौन था, दोनों को पूछी। अभी रसोड़े में जो एक्चुअल था उसको डर लगेगा ना, क्योंकि कोकिला से उनको डर लगता है, तो जो एक्चुअल में था उसको डर लगेगा, पर जो एक्चुअल में नहीं था रसोड़े में वो तो चिल रहेगा ना, उसको काहे की टेंशन। तो फॉर एग्जाम्पल अभी भी वो मिस्ट्री है, सॉल्व नहीं हुई है, हाँ। तो यहाँ पे हमें अभी तक नहीं पता कि कोकिला किसको मतलब वो कर लेती है कि गोपी है रसोड़े में कि राशि में है, ठीक है, राशि है कि गोपी है वो हमें नहीं पता है। पर फॉर एग्जाम्पल गोपी है एक्चुअल रसोड़े में, तो राशि को तो पता है मैं तो नहीं है रसोड़े में, तो वो तो आराम से रहेगी, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। और जो स्ट्रेस में रहेगी दैट इज सिंपैथेटिक। तो जब भी उसको पता चला कि गोपी वाज देयर इन द रसोड़ा, तो इसलिए राशि क्या हो जाएगी, एकदम फ्री माइंडेड हो जाएगी, एकदम हैप्पी हो जाएगी। तो तभी राशि के अंदर कौन सी, सिंपैथेटिक के पैरासिम्पैथेटिक, कौन सी पाथवे रहेगी, पैरासिम्पैथेटिक। गोपी के अंदर स्ट्रेस वाली सिचुएशन जाग उठेगी, दैट इज सिंपैथेटिक, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, दैट इज, देखो यहाँ पे मैं ना एक आपको छोटा सा शॉर्ट फॉर्म दे देती हूँ। दो तरीके के होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा होता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक यानी स्ट्रेस वाली कंडीशन, ठीक है, सिंपैथेटिक यानी स्ट्रेस वाली कंडीशन। ये आप एस करके कर सकते हो याद, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे। तो सिंपैथेटिक जब भी आएगा बच्चों, सिंपैथेटिक यानी स्ट्रेस वाली कंडीशन। पैरासिम्पैथेटिक यानी क्या, आराम वाली, ठीक है, आराम वाली। तो पैरासिम्पैथेटिक की यानी आराम वाली, ठीक है, काम डाउन। एंड इसलिए यहाँ पे ना हार्मोनल वाला अगर आपने नहीं पढ़ा, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा हार्मोनल वाला चैप्टर जो है ना क्लास 11 का ही जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट है, उसमें जो है ना लास्ट चैप्टर दैट इज हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें ये चीज़ मेंशन करती है एनसीईआरटी कि जो पैरासिम्पैथेटिक होता है इसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली सिचुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली सिचुएशन बोलते हैं। ये ना आपको वर्ड्स पता होने चाहिए क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट के ऊपर बहुत सारे PYQs आए हुए हैं, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक आया है तो मैंने सोचा कि थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब क्या, कि मैं रेस्ट कर रही हूँ और मैं आराम से अपना खाना पचा रही हूँ, मुझे किसी दुनियादारी की पड़ी नहीं है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, एकदम आराम से चिल लाइफ। तो दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब स्ट्रेस वाली कंडीशन। अब स्ट्रेस में आप आराम से खाना तो नहीं पचाओगे, है ना, क्या करोगे, आप फाइट करोगे, है ना, आप फाइट करोगे, आप फ्लाइट करोगे। फ्लाइट यानी मतलब वो सिचुएशन से भाग जाना, है ना, रफू चक्कर हो जाना। फ्लाइट, फ्राइट एंड फ्राइट। फ्राइट यानी क्या, डरना, मतलब वैसी सिचुएशन में जहां पे आपको डर लगता हो वो सिचुएशन हो सकती है फ्राइट वाली। फ्लाइट यानी आप चले जाओ, मुझे फेस नहीं करना यार वो सिचुएशन को, इसलिए मैं भाग जाऊंगी, या तो मैं फाइट करूंगी, मैं उसको मारूंगी, तो वो सब हो जाता है फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट वाली सिचुएशन दैट कम्स इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आराम से काम कर रहे हो दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। मैंने इसको ज़्यादा अक्षय कुमार से रिलेट करती हूँ और इसको मैं अजय देवगन से रिलेट करती हूँ, ये भी लिख देती हूँ। मेरे सारे मतलब ना बहुत हटके इमेजिनेशन होते हैं, मतलब अक्षय कुमार एंड पैरासिम्पैथेटिक दैट इज अजय देवगन, आराम आराम से काम करने वाला। तो आ जाओ, ये देखो ये डिफिकल्ट लाइंस दी गई है एनसीईआरटी में, वो भी तो पढ़ना जरूरी है। तो आ जाओ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में, ये वाले पैराग्राफ में आ जाओ, आपको ये वाली लाइंस दिखेगी।
पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स जो होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, डिक्रीज द हार्ट बीट करेगा ना, डिक्रीज द हार्ट बीट करेगा। मैंने क्या बोला आपको, पैरासिम्पैथेटिक मतलब आराम वाली सिचुएशन। अब आराम से जब भी आप एकदम रेस्ट करते हो, नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हो एकदम मस्त, फॉर एग्जाम्पल आज संडे है, सोचा कि आज पढ़ाई नहीं करना, आराम से खाली चिल करेंगे बेड पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जब चिल करते हैं कुछ नहीं करते तब हमारी हार्ट बीट क्या होती है, हमारी हार्ट बीट तेज भागने लगती है कि आराम आराम से धक 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 होता है, आराम आराम से धक धक होता है ना, दैट इज आराम से कार्डियक आउटपुट होता है, आराम से हार्ट बीट होती है, राइट। ऑन दी अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल कल अपना बोर्ड्स का फर्स्ट पेपर है, ठीक है, या नीट एग्जाम है कल, तो क्या होगा, तब आराम वाली सिचुएशन नहीं जागेगी, तब एकदम हाई लेवल वाली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगी। उसमें क्या होगा, अपना हार्ट बीट होगा वो नेक्स्ट लेवल दौड़ेगा, है ना, एकदम हार्ट बीट विल इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट। तो यही है बस, ये तो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा है, ये तो क्या ही एनसीईआरटी बोलना चाहता है, ये तो हमें पता है ना कि डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन भी कम हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, सिंपल है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, रेड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। दूसरा तो पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दोनों लिख दिया है, दैट इज हार्ट रेट भी कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, दैट इज फ्रॉम नीट 2014 का सवाल है। देखो फिर से ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर सवाल है। मैं फिर से ये बताना चाहती हूँ कि ब्लड ग्रुपिंग इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ब्लड ग्रुप जो है कि इसमें ना बहुत सारे सवाल आते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। किसी का भी नाम दे देंगे कि राम हो गया, सैम हो गया, कोई भी नाम दे देंगे, बोलेंगे कि इसके अंदर ब्लड ग्रुप ये है, अब बताओ कि इसका ब्लड चलेगा कि नहीं, ये ब्लड ग्रुप का ब्लड चलेगा कि नहीं, उसके अंदर कौन से एंटीजन होंगे, उसके अंदर कौन से एंटीबॉडीज होंगे। अच्छा एंटीजन है तो भी वो किसके ऊपर है, आरबीसी के ऊपर है, प्लाज्मा के ऊपर है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये करनी बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको ब्लड ग्रुपिंग वाले टॉपिक में डिफिकल्टी होती है, नो प्रॉब्लम बच्चों, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट क्रिस्टल क्लियर नाउ ओनली, ठीक है। यही सेशन में सारी चीजें करते जाना है। कोई भी बच्चा ना सेशन के बाद में अलग से नहीं बैठेगा कि चलो मैं मैम ने ये सब चीजें करवा दी ना, अब मैं अलग से बैठूंगा, अलग से ये सब रिविजन करूंगा, अलग से नहीं करना, ठीक है। जो भी चीजें होगी, जो भी मेमोराइजेशन होगा, ये सब अभी के अभी होगा, सेशन में ही होगा, ठीक है। ये मेरा सिस्टम है डे 1 से कि सेशन में जो मैं करवा रही हूँ वही स्पीड से आप लोग करते जाओगे, इसलिए मैं एकदम हाई लेवल फटाफट से नहीं समझाती। कोई भी चीजें मैं आराम आराम से सिस्टमैटिक वे में स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, राइट और रॉन्ग। तो इसलिए यही कारण ही यही है कि आपके माइंड में वो छपता जाए, क्योंकि छपता डायरेक्टली नहीं है। अगर कोई फास्ट पढ़ाता है ना तो अपने माइंड में वो छपता नहीं है, रजिस्टर नहीं होता, रजिस्टर होने को थोड़ा टाइम लगता है। एंड इसलिए बार बार मैं रिपीट भी करती हूँ चीजें, ताकि आपके अंदर वो फिट होता जाए, राइट। तो अभी हम लोग ना ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक भी बच्चों ऐसे ना माइंड में अभी छपना चाहिए। स्टार्ट करें, चलो एकदम ध्यान से देखेंगे, जरा भी फोकस हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम यहाँ पे फोकस। एंड एनसीईआरटी का पेज खोल देना, ये ब्लड ग्रुपिंग वाला, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग हमने क्या पढ़ा है, ब्लड ग्रुपिंग होते हैं 4 तरीके के। कितने होते हैं, 4 तरीके के होते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप होते हैं 4 तरीके के। सबसे पहला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, इट इज ए, है ना, ए होता है, बी होता है, ओ होता है एंड ए बी होता है। मेरा ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में अभी बता सकते हो कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, मैं जानना पसंद करूंगी। नेक्स्ट इज, देखो ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है ना, जो ए होगा या बी होगा, जो भी होगा, इसमें ना आरबीसी जो होगा ना, उनका जो आरबीसी होगा, उनके ऊपर ना एक प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं उसको, एंटीजन बोलते हैं। ये बात याद रहेगी कि जब भी आरबीसी के अंदर, आरबीसी के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोटीन चिपका हुआ है, वो प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। वो प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। अब क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके ऊपर जो प्रोटीन चिपका हुआ है ना, उसका नाम भी ए होगा, ठीक है। अब तो इजी लगेगा आपको। ये आरबीसी है, अगर उसके ऊपर जो प्रोटीन चिपका हुआ है
वो चिपका हुआ है बी, तो इसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। कितना सिंपल, सिंपल है कि नहीं। अगर मेरे सामने कोई आरबीसी है और अगर मैंने देखा कि यार ये आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन चिपका हुआ है वो प्रोटीन को तो हम बोलते हैं एंटीजन, इसका मतलब है कि वो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन चिपका हुआ है अगर वो बी होगा तो मैं क्या बोलूंगी, कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो ब्लड ग्रुप है बी। सिंपल। अगर वो आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन चिपका हुआ है, जो एंटीजन चिपका हुआ है वो होगा ए, तो उसको क्या बोलूंगी मैं, उसको बोलूंगी तू ब्लड ग्रुप ए का बंदा है। सिंपल है कि नहीं। अब ए हो गया, बी हो गया, ओ और ए बी की बात करते हैं। ओ में पता है क्या होता है, इसके ऊपर बेचारे के पास कोई आरबीसी नहीं होता है, वो होता है टकला। ठीक है, जैसे टकले में बाल नहीं होता ना, टकले के ऊपर बाल नहीं होता, वैसे बेचारा ये है टकला आरबीसी। इसको हम लिख दे टकला आरबीसी, टकला आरबीसी, कि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप है ओ तो आपके आरबीसी के ऊपर कोई प्रोटीन चिपका नहीं है। ठीक है, ये ए नहीं चिपका, बी नहीं चिपका। ठीक है, दैट इज योर जस्ट नॉर्मल आरबीसी, उसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। ये हो गया, ओ भी हो गया। अब ए बी की बात करें तो ए बी तो भाई भगवान मानुस है। भगवान मानुस समझते हो, मतलब उसको ना भगवान ने बनाया है, उसके आरबीसी में भगवान ने ओ भी चिपकाया। फिर भगवान को लगा नहीं नहीं नहीं, नहीं और खूबसूरती से उसको डिजाइन करते हैं, उसके आरबीसी के ऊपर भगवान ने बी एंटीजन भी चिपका दिया। तो वो आरबीसी जब बना, दैट ब्लड ग्रुप बिकेम ए बी। तो इसके आरबीसी के ऊपर, इसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, एंड दैट इज वाई इसका ब्लड ग्रुप है ए बी। एंटीजन का खेल समझ गया, सभी को समझ गया। अब एंटीबॉडीज की बात करेंगे। ठीक है, एंटीबॉडीज की बात करेंगे। ये एक चीज क्लियर है, यस और नो। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि भाई एंटीजन ना हमेशा आरबीसी के ऊपर चिपकता है। एंटीजन कभी भी ऐसे प्लाज्मा में पड़ा नहीं रहता। प्लाज्मा समझते हो ना, प्लाज्मा क्या होता है, इट इज द फ्लूइड नेचर ऑफ द ब्लड। तो ब्लड में जो फ्लूइडिटी दे रहा है ना, जो 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 बहाव दे रहा है, दैट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कभी भी ऐसे एंटीजन पड़े नहीं रहेंगे। प्लाज्मा में क्या पड़ा रहता है, एंटीबॉडीज पड़े रहते हैं। ठीक है, क्या पड़ा रहता है, एंटीबॉडीज पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी एंटीबॉडीज का खेल आपको समझाती हूँ। एंटीबॉडीज के बारे में अब बात करेंगे। एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन आरबीसी। ठीक है, ऑन आरबीसी। आई होप आप ये सब चीज अपनी नोटबुक में लिख रहे हो। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज रहेंगी, पर कौन सी रहेगी ये पता होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर उसके ऊपर जो एंटीजन है वो एंटीजन ए है तो उसके खिलाफ, खिलाफ होती है ना हमेशा एंटीबॉडीज, क्या होती है, खिलाफ होती है। अगर मेरे ऊपर, मतलब मैं फॉर एग्जांपल आरबीसी हूं, मेरे ऊपर एंटीजन ए चिपका हुआ है, तो मेरे आसपास के जो दुश्मन होंगे वो क्या होंगे, एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी बी, राइट, एंटीबॉडी होगी बी। एकदम सीधा सा हिसाब है ना। अगर एंटीबॉडी ए ही होगी तो ये वाले एंटीजन को ही खा जाएगी, तो फिर अंदर ही अंदर कलेश हो रहा है ब्लड में, मेरे को कलेश थोड़ी करवाना है, कलेश तो नहीं करवाना। तो इसलिए जब भी एंटीजन ए चिपका होगा तो एंटीबॉडी बी होगी, अगर एंटीजन बी चिपका हुआ है तो एंटीबॉडी ए होगी। ठीक है, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है ना भाई, हाँ तो बोलो, हाँ तो बोलो यस। तो यहाँ पे ये दोनों का सिस्टम तो समझ गया, तो एक बार लिख देते। एंटीबॉडी कौन सी होगी यहाँ पे, एंटीबॉडी बी होगी। एंटीबॉडी हमेशा ना स्मॉल लेटर से होता है, एंटीजन हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। तो ये भी छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए। जब भी एंटीजन लिखो तो एंटीजन ए ऐसे बड़े अक्षर से लिखे हुए, एंटीबॉडी लिखो तो स्मॉल ए। ठीक है, ये मैं रब कर देती हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। यस, ठीक है। अब इसका एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी ए। इसकी बात करें तो इसके अंदर तो भाई दोनों होंगे एंटीबॉडी, क्योंकि इसके ऊपर कोई दुश्मन नहीं बैठा, इसके ऊपर कोई दुश्मन ही नहीं बैठा ना। एंटीजन ए भी नहीं चिपका, एंटीजन बी नहीं चिपका, तो उसके ब्लड में, मतलब उसके प्लाज्मा में हम दोनों डाल सकते हैं ना, क्योंकि कोई कलेश नहीं होने वाला, क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन चिपका नहीं है। तो इसमें एंटीबॉडी ए भी रहेगा, बी भी रहेगा। इसकी बात करें, ए बी की बात करें, तो इसके ऊपर तो भाई दोनों दुश्मन बैठे हैं, आरबीसी के ऊपर दोनों दुश्मन बैठे हैं, ए भी चिपका है, बी भी चिपका है।
तो अगर मैं ए एंटीबॉडी डाल दूंगी तो वो ए को खा जाएगा, तो ये भी कलेश हो गया। अगर मैं बी एंटीबॉडी डालूंगी तो वो बी को खा जाएगा, ये भी कलेश हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं कोई एंटीबॉडी नहीं डालूंगी। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ना, इनमें नो एंटीबॉडीज होता है, नहीं तो कलेश हो जाएगा ना भाई। अपने को कलेश नहीं चाहिए, शांति जीवन चाहिए, है ना, एकदम एकदम पीसफुल जीवन। इसलिए ये समझ गया आपको, यस और नो? अब इजी लग रहा है आपको ब्लड ग्रुपिंग? भाई इतना इतना हाइप बना रखा है ना ब्लड ग्रुपिंग का, बहुत ही इजी टॉपिक है। समझ गया, हमेशा पूरा लाइफ याद रहेगा ना। आ जाओ, यहाँ पे आ जाएंगे कि एक टेबल देख लेते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का टेबल है ये, एक बार देख लेते, नजर घुमा लेते। वैसे तो हमने पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया, बहुत ही ज्यादा डिटेल में कर दिया। यस, एक बार देख लेते। ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है। तो मैंने क्या बोला, उसके ऊपर कौन सा प्रोटीन चिपका हुआ है भाई? ए है ना, ए है तो ए है, कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी। देखो एंटी बी लिखा है ना, इसलिए कैपिटल बी से लिखा है। पर आप लोग जब भी एंटीबॉडी लिखोगे ना तो स्मॉल लेटर से लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंटी लिखा है इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर से लिखा है, जस्ट टू क्लियर आवर कंफ्यूजन। यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? बी रहेगी। अगर मैंने यहाँ पे ए किया तो ये ए को ही खा जाएगी, इसलिए मैं ए नहीं डालूंगी, मैं बी एंटीबॉडी डालूंगी। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन रहेगा, एंटीबॉडी ए रहेगी। ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों प्रोटीन चिपके हुए रहेंगे और उसमें मैं कोई भी एंटीबॉडी नहीं डालूंगी। एंड ओ है तो उसके ऊपर कोई प्रोटीन चिपके नहीं है, कोई दुश्मन है ही नहीं, तो उसमें मैं एंटीबॉडी भर भर के डाल सकती हूँ, दैट इज ए भी डाल सकती हूँ, बी भी डाल सकती हूँ। अब ये थोड़ा देख लेते डोनेशन वाला, है ना, डोनेशन वाला चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको डोनेट कर सकता है? ये डोनेट कर सकता है, ए को डोनेट कर सकता है, राइट, ये ए को डोनेट कर सकता है, ये ओ को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वो ओ को क्यों डोनेट कर सकता है भाई? ये ओ को, ओ का समझ रहा है आपको क्या सिस्टम है? ओ जो होता है ना, O इज द यूनिवर्सल, सॉरी यहाँ पे ये जो है ना O का वो ले सकता है, दिस इज नॉट डोनर्स। डोनर्स ग्रुप मतलब क्या, कि वो किसका ब्लड ले सकता है। तो यहाँ पे O का ना, O बहुत मुश्किल में आ जाता है, बिकॉज O का ब्लड खाली O ही ले सकता है। O सबको दे सकता है पर वो सबका ले नहीं सकता, बहुत दुख वाली जिंदगी है उसकी। AB इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो सबका ले सकता है, ये सबका ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है ना, यही तो है, भगवान ने उसको एकदम आसान, एकदम आराम आराम से बनाया, मतलब सब कुछ जैसा एडवांटेज वाली चीजें दी गई है कि एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, आप देख रहे हो यहाँ पे नील है, मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो इसको ए का भी ब्लड चल जाएगा, उसको बी का भी चल जाएगा, है ना, उसको ओ का भी चल जाएगा, सब ब्लड उसको चल जाएगा, तो उसका कोई जिंदगी में टेंशन ही नहीं है। पर ओ में क्या टेंशन है? ओ में उसके पास है एंटीबॉडी है। कौन कौन सी एंटीबॉडी है उसके पास? ए भी है, दो बी भी है, राइट, इसलिए वो टेंशन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख दो ताकि आपको इसके ऊपर एमसीक्यूज आए तो पता चले। ये है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये है यूनिवर्सल डोनर, ये सबको डोनेट कर सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है। अब नेक्स्ट सवाल में आ जाएंगे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2015, राइट, 15 का सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज? देखो ये ध्यान से समझो क्या होता है सर्कुलेटरी पाथवेज। दो तरीके के सर्कुलेटरी पाथवेज हमने ऑलरेडी देखे हैं। एक तो सिंगल सर्कुलेशन है ना, हमने ये थोड़ा सा वर्ड खाली मॉडिफाई किया है, पर ये हमने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ लिया है कि दो तरीके के सर्कुलेशन होते हैं, एक सिंगल सर्कुलेशन, एक डबल सर्कुलेशन, है कि नहीं? पढ़ा है ना, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, लाइफ प्रोसेस में ऑलरेडी पढ़ लिया है हमने। तो सिंगल सर्कुलेशन यानी क्या, कि उसमें ब्लड एक ही बार चलेगा, मतलब एक ही बार खाली फ्लो होगा इनसाइड द हार्ट। पर जब हम डबल सर्कुलेशन की बात करें तो उसमें ब्लड होता है 2 बार फ्लो, एंड इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन किस में होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड लेंगे मस्त में एंड नोट डाउन करेंगे। देखो सर्कुलेटरी पाथवेज,
आई होप आप सभी अपने नोट्स बना रहे हो, ठीक है। मैं जितनी मेहनत से आपको पढ़ा रही हूँ ना, उतनी ही मेहनत से मुझे चाहिए कि सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। सर्क्यूलेटरी पाथवेज, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन या तो डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में एक ही बार ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लोज वंस इन हार्ट। डबल सर्कुलेशन में ब्लड फ्लोज ट्वाइस इन हार्ट, राइट। जो पाइसेस होते हैं, आपको पता है ये परम मैंने ना एक लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, मैंने ये परम वाला जो चीज है इसमें मैंने बहुत बार आपको एग्जाम्पल दिया है। परम 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 सुंदरी, वो वाला है ना सॉन्ग। तो उसमें पी मतलब क्या, पी मतलब पाइसेस, ए मतलब एम्फिबियन, ये कौन है, रेप्टाइल, ये एव्स, ये है मैमल। तो जो एव्स एंड मैमल्स होते हैं ना, इन्हीं में डबल सर्कुलेशन देखा जाता है, ठीक है, इन्हीं में डबल सर्कुलेशन देखा जाता है। तो डबल सर्कुलेशन बच्चों, डबल सर्कुलेशन एव्स एंड मैमल्स में आपको देखने को मिलेगा, वो भी प्रॉपर वाला। अगर आपको इनकम्प्लीट वाला चाहिए तो ये दोनों में चल जाएगा। AR में इनकम्प्लीट रहता है और इसमें तो खाली सिंगल सर्कुलेशन रहता है। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दी तो पूरा तिरंगा हो गया यहाँ पे अपना। तो P में मतलब पाइसेस में सिंगल सर्कुलेशन होगा, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन होगा। एम्फिबियन रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, ठीक है, एंड एव्स एंड मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, ठीक है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। तो हमें तो खाली कंप्लीट से मतलब है ना, कोई भी चीज इनकम्प्लीट करके थोड़ी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि हाँ तू डबल सर्कुलेशन करता है। जो कंप्लीट करता है ना उसी को हम मानते हैं कि तू डबल सर्कुलेशन करता है। डबल सर्कुलेशन वो कंप्लीट क्यों कर पा रहा है, उसका रीजन आपको पता है। ये एव्स एंड मैमल्स कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों कर पा रहे, क्योंकि उनके अंदर होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये सब चीज बच्चों 10th की है, ठीक है, कोई ऐसी नई चीज है कि हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है, ये सब चीज हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ ली है। जस्ट आपको रिकलेक्ट करना है कि इसमें हमने देखा था कि इसके अंदर होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट, है ना, 4 चेम्बर्ड हार्ट रहता है इन एव्स एंड मैमल्स, एंड इसलिए वो लोग कर पाते हैं डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे बस हमें वही देखना है, बस हो गया अपना काम, है ना, पूरा। अगर ये सब चीज कर ली हमने तो ये तो एकदम सिंपल लगेगा अभी, क्योंकि फ्रॉग क्या है, फ्रॉग क्या है, एक बार लिखते हैं यहाँ पे सब चीज। फ्रॉग क्या है, फ्रॉग अपना एम्फिबियन है, फ्रॉग अपना एम्फिबियन है। शार्क क्या है, पाइसेस में आएगा ना, कौन सी पाइसेस है ये, कौन सी फिश है ये, कॉन्ड्रिचटाइज है ना, कार्टिलेजिनस फिश, तो ये भी पाइसेस में आ गया। वेल कौन है, वेल फिश है क्या, वेल फिश है, नहीं वेल फिश नहीं है, इट इज अ मैमल, वेल इज अ मैमल। लिजर्ड क्या है अपना, लिजर्ड इज रेप्टाइल। बस तो फिर यहाँ पे 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में बात की गई है। तो हमें पता है कि 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे मतलब डबल सर्कुलेशन के बारे में बात हो रही है, डबल सर्कुलेशन के बारे में बात हो रही है। एंड डबल सर्कुलेशन में आता है बर्ड्स एंड मैमल्स। यहाँ पे तो मैमल एक ही दिख रहा है मुझे, तो इसका आंसर होगा वेल। हो गया ये। चलो आ जाते हैं, एक बार एनसीईआरटी का पैराग्राफ भी देख लेंगे तसल्ली के लिए। ये वाला पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो बर्ड्स एंड मैमल के बारे में बात हो रही है। तो बर्ड्स एंड मैमल में क्या हो रहा है, 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट। इसका मतलब है कि वहां पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इज सीन बिकॉज दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। अच्छा मेरे पास ना एक सवाल आ रहा है, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। 4 चेम्बर्ड हार्ट हम लोग बोलते हैं कि बर्ड्स एंड मैमल्स के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। मुझे ना कमेंट सेक्शन में उसका आंसर चाहिए, जिससे मुझे पता चले ना, टाइम स्टैम्प डाल के आप आंसर देना, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये टाइम तक भी देखा है लेक्चर। नहीं तो स्किप करके देखते हैं बच्चे, तो आप पकड़े जाओगे अगर आपने ये स्किप किया है। तो मुझे ना इसका आंसर चाहिए अगर आपने अभी तक लेक्चर देखा है अटेंटिवली। ओके चलो नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। दैट इज फ्रॉम 2017। द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द लिवर, नहीं टू द लिवर फ्रॉम। ये क्या बोल रहा है कि ब्लड
लिवर तक पहुंचाया जाता है थ्रू वन हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक का मतलब समझते हो ना, हेपेटिक मतलब बच्चों देखो, हेपेटिक जब भी आएगा ना आपके सिलेबस में, वर्ड्स का ब्रेकडाउन करना, जैसे कि कार्डियक जब भी आता है तो हमें लगता है कि वो हार्ट के रिलेटेड बात कर रहा है, रीनल होता है तो हमें लगता है कि वो किडनी के बारे में बात कर रहा है ना, न्यूरल रहता है या नर्वस रहता है तो हमें पता है कि वो ब्रेन के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे जब भी हेपेटिक आएगा ना आपके सिलेबस में, जब भी हेपेटिक आएगा तो आपको समझना है कि हेपेटिक यानी रिलेटेड टू लिवर, ठीक है, रिलेटेड टू लिवर बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि लिवर के पास जा रहा है ब्लड। ड्रेन्स मतलब समझते हो ना कि वो जा रहा है वहां पे। मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम रखा है। आई नो कि इसमें ये टॉपिक से बहुत ही आपको कंफ्यूजन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लिवर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है, हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लू दिखेगा इसमें, देखते चेक करते। हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है वो लिवर के पास ब्लड दे रहा है, ठीक है, ब्लड दे रहा है। फ्रॉम विच ऑफ द ऑर्गन, तो यहाँ पे जो इंटेस्टाइन होती है ना, मैं इंटेस्टाइन अभी ड्रॉ करूं, ऐसे ही रफ कर दू ना, यॉल वोंट जज मी ना, ठीक है, जज मत करना भाई, जज मत करना। मैंने इंटेस्टाइन तो भी मैंने अच्छा ही बनाया, ठीक है ना, ठीक है। वो क्या रहता है, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज, मैंने इंटेस्टाइन बनाया। इंटेस्टाइन में से जो भी गंदा ब्लड निकलेगा, गंदा ब्लड एज इन व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ना, ये इंटेस्टाइन से लिवर तक पहुंचाया जाता है थ्रू this system called as hepatic portal vein। एंड यही सिस्टम को ना हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में यही होता है, जो भी ब्लड है इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में ब्लड कैसे आया, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार देखो न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन होता है क्योंकि उसके अंदर होती है विलाई। अब ये सब एक्सचेंज कैसे हो रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज वो सब कैसे हो रहा है, विलाई की वजह से हो रहा है। एंड वहां पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, इसी वजह से हो रहा है, राइट। तो जो भी गंदी चीजें हैं, गंदी एज इन ऑक्सीजन ले लेके वो जो ब्लड अभी बन गया है, जो अभी नीडेड नहीं है, उसको थोड़ा ऑक्सीजन उसमें डाल के हम यूज कर सकते हैं। वैसा वाला जो ब्लड होता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इंटेस्टाइन से निकल के कहाँ पे जाता है, वो लिवर के पास जाता है, ठीक है। फिर लिवर से और एक मैकेनिज्म होता है जिससे मतलब वो प्यूरिफिकेशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो मेन क्या है अपना कि इंटेस्टाइन से लिवर तक जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल वेन। वो कौन लेके जाती है, हेपेटिक पोर्टल वेन, और वो सिस्टम का नाम क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। ये लाइन भी दी गई है, एकदम अच्छे से लाइन दी गई है इन द एनसीईआरटी डबल सर्कुलेशन वाले पैराग्राफ में आ जाओ। इसमें आपको ये लाइन दिखेगी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर के बीच में क्या नाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंटेस्टाइन होती है बच्चों, इंटेस्टाइन से ब्लड पहुंचाया जाता है टू द लिवर, और वो वाली जो वेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन। एंड वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इज दिस अंडरस्टूड, याद रहेगा ये सभी को, बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखो सेम चीज एनसीईआरटी ने एज इट इज लिखी हुई है। और ये कौन लेके जाता है, हेपेटिक पोर्टल वेन लेके जाती है। कहाँ से लेके जाती है, इंटेस्टाइन से लिवर तक लेके जाती है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है पर क्वेश्चन आता है तो ये भी 2-3 लाइन कर लेते हैं ना, क्योंकि यही पैराग्राफ में है तो छोड़ कैसे देंगे। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड, देखो हार्ट का काम क्या होता है कि वो सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, राइट। वो पंप बेचारा पूरा दिन का पूरी जिंदगी वो पंप करते रहेगा, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। हार्ट कभी भी नहीं बोलेगा कि यार आज तो संडे, आज नहीं करते पंप। अगर वो बोला तो फिर टट्टा बाय बाय यमराज के पास हम लोग मिलेंगे। तो ये सब नहीं करता है वो, राइट। पर हार्ट भी आप सोचो ना, हार्ट भी तो एक वर्किंग ऑर्गन है, बहुत ही ज्यादा काम करने वाला ऑर्गन है। तो क्या उसके सेल्स को ऑक्सीजन की मतलब कमी नहीं होती होगी, कभी भी उसको डिमांड नहीं होती होगी।
हार्ट सबको हैप्पीनेस दे रहा है, वो होता है ना, वो इंसान सबको खुश रखने वाला इंसान रहता है, तो वो इंसान को खुशी की जरूरत नहीं होती, उसके लाइफ में भी दुख होंगे, उसको भी खुशी की जरूरत है। तो वैसे ही हार्ट जो होता है वो सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो दे देता है, बट व्हाट अबाउट इटसेल्फ, मतलब खुद का क्या। इसलिए भगवान ने ना उसको अलग से सिस्टम दे रखी है, उसको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, उसके अलग से एक कैपिलरी सिस्टम रहता है, एक ब्लड वेसल सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम, जो स्पेसिफिकली, ठीक है, खाली और खाली हार्ट के लिए काम करता है। कोरोनरी सिस्टम किसी और ऑर्गन के लिए काम नहीं करता है। कोरोनरी सिस्टम वो सारी कैपिलरीज से झुंड वाला सिस्टम है, जिसमें खाली हार्ट के अराउंड ही रहता है। तो हार्ट के अराउंड वाला सिस्टम इज कॉल्ड एज कोरोनरी सिस्टम। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्क्यूलेचर। समझ गया ये, है ना, एज इट इज, जो मैंने आपको अभी बोला वही चीज लिखी गई है इन द एनसीईआरटी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े हम। 30 का आंसर हमने कर लिया। ठीक है, चलो यही है, देखो यही है जो मैं आपको बोल रही थी कि मैंने आपके लिए एक पिक्चर भी लगाया है। तो यही पिक्चर देखो, यही चीज कह रही है कि जो इंटेस्टाइन होता है अपना, इंटेस्टाइन से जो गंदा ब्लड निकल रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, वो लिवर में जा रहा है। ठीक है, अब लिवर से वो आगे की कहानी तो आपको पता ही ऑलरेडी। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा रहती है, इंफीरियर वेना कावा रहती है, वैसे ही तो वही है। लिवर में अब गंदा ब्लड आ गया ना, सबने डिपॉजिट कर दिया, जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का गंदा ब्लड था वो इंटेस्टाइन में डिपॉजिट हो गया, इंटेस्टाइन ने अपना जो भी गंदा ब्लड था वो लिवर में आके डाल दिया। अब लिवर तो नहीं करने वाला है ना, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस तो लंग्स में होता है, तो लिवर से लंग्स तक कैसे पहुंचाया जाएगा, थ्रू हार्ट। अब ये जो गंदा ब्लड है वो वेना कावा लेके जाएगी, कहाँ पे लेके जाएगी, हमें तो पता है ना वेना कावा कहाँ पे लेके जाती है, वो राइट एट्रियम तक लेके जाती है। तो बस हो गया ना काम, जो गंदा ब्लड था वो लिवर से अब लेके जाएगी वेना कावा टू द राइट एट्रियम, बस फिर तो एंट्री मिल गई हार्ट में। अब तो फिर वो लंग्स में पहुंच जाएगी, वहां पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, एल्वियोलाई बैठा ही है ना, एल्वियोलाई भैया तो अपना बैठा ही है जो ऑक्सीजन देने को तैयार है। बस ऐसे ही होता है ऑक्सीजनेशन। समझ गया, एकदम ईजी है, एकदम ईजी, राइट। चलो नेक्स्ट पे जाएंगे, दैट इज नीट 2018 का सवाल। मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि डबल सर्कुलेशन में हमें पता होना चाहिए कि राइट ऑरिकल कहाँ है, क्या करता है, फिर ये उसके ऊपर मतलब जो वाल्व्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल के बीच में कौन से वाल्व होते हैं, राइट वेंट्रिकल जो पल्मोनरी आर्टरी होता है उसके बीच में कौन से वाल्व होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोर्टा के बीच में कौन से वाल्व होते हैं, लेफ्ट हॉरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन से वाल्व होते हैं। ये सब वाल्व वाला जो सिस्टम है ना, जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है, अभी के अभी क्रिस्टल क्लियर करेंगे, अभी के अभी इसका निवारण होगा। ठीक है, ध्यान से एकदम सारे बच्चे। ठीक है, लेफ्ट, ये नोट्स में लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम मतलब सिंगुलर, एट्रियम मतलब प्लूरल, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाला एक वाल्व है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच वाला एक वाल्व है। ठीक है, ये दोनों वाल्व हो गए। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब अच्छा ब्लड है ना, अच्छा ब्लड तो अयोर्टा में जाता है, तो यहाँ पे अयोर्टा लिखूं मैं, है ना, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी नहीं लिखूंगी, अयोर्टा लिखूंगी। राइट, बस ये 4 कर लो, बहुत ही इजी हो जाएगा आपका। राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल मतलब गंदा ब्लड, गंदा ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और यही पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक पहुंचाएगी गंदा ब्लड, है ना। इट इज द ओनली आर्टरी, एक्सेप्शन होती है ना आर्टरी की, इट इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी वेन जो होती है दैट इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये भी पता होना चाहिए। चलो अभी नामकरण टाइम आ चुका है गाइस। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं उसको, बाइकस्पिड वाल्व। ये कैसे याद रखेंगे, इजी है, हम बोलते हैं ना बाया हाथ, बाया हाथ, बाया हाथ मतलब लेफ्ट हाथ, लेफ्ट हाथ बाया हाथ, बाइकस्पिड, इजी है,
एकदम इजी है, याद रह जाएगा, क्योंकि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड में बहुत डिफिकल्टी होती है, आई नो, इसलिए लेफ्ट मतलब बाइकस्पिड, याद, यस याद। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड। अब देखो यहाँ पे बाइकस्पिड चला गया ना, तो यहाँ पे अपने को बचा ट्राइकस्पिड, ठीक है, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब हम ऐसे क्रॉसिंग वाले में जाएंगे, क्योंकि हम अपना लेफ्ट लेफ्ट सीधा सीधा वाला हो गया, राइट राइट सीधा सीधा वाला हो गया। अब राइट वेंट्रिकल से ऐसा ऊपर जाने का, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसा ऊपर जाने का, वो अपना बचा है, तो वो हम लोग अभी करेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोर्टा के बीच में सेमी लूनार वाल्व, इसके बीच में भी सेमी लूनार वाल्व, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों में सेमी लूनार वाल्व, ठीक है। चलो आ जाओ, अब एनसीईआरटी पहले देख लेंगे, फिर अपन क्वेश्चन में जाएंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाओ। देखो यही चीज लिखी गई है कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, वेराज बाइकस्पिड और माइट्रल वाल्व, देखो ये नोट डाउन करने जैसी चीज है, क्योंकि अक्सर नीट वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन उनको पता है कि बाइकस्पिड, उनको पता होगा लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल के बीच में बाइकस्पिड रहता है, पर ये चीज नहीं पता होगी शायद कि बाइकस्पिड का ही दूसरा नाम है माइट्रल वाल्व। तो ये नोट डाउन करने जैसी बात है, यहीं पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। बाइकस्पिड को हम क्या बुलाते हैं, माइट्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व, ठीक है, ये हो गया। अब हम ऐसे क्रॉस क्रॉस वाले में जाएंगे, तो क्रॉस क्रॉस वाले वाल्व को हम क्या बुलाते हैं, सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व रहेगा राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोर्टा के बीच में। अंडरस्टूड है, यस अंडरस्टूड है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। अब तो आपको एकदम इजी लग रहा होगा, पहले अटेम्प्ट करिए, चलो अटेम्प्ट करिए, मैं रुकती हूँ आप लोग के लिए। अटेम्प्ट करिए, ध्यान से देखिए, मैच द फॉलोइंग करिए, अपने बुक में उसका आंसर लिखिए, फिर आप आंसर करिए, ठीक है। भले वो रिकॉर्डेड हो तो भी तो हम लोग कर सकते हैं ना यार, इंटरैक्टिव, तो खुद की टेस्ट लीजिए, चलो टेस्ट लीजिए। इतना समझाया तो मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ इसका आंसर आपसे। हो गया, आंसर लिखा आपने, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ध्यान से सोचिए, आराम से सोचिए, सोचो आप लोग, मैं वेट करती हूँ आप लोग के लिए। तो हो गया, आई गेस हो गया आपका। ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड मैंने क्या बोला था आपको, ट्राइकस्पिड बोला राइट वाला है ना, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, बाय हाथ है ना, बाइकस्पिड बाया हाथ, दैट इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सेमी लूनार क्रिस क्रॉस वाला हो गया अपना। ए का 3 है, ए का 3 अपने को देखना है, तो बी और सी में ए का 3 है, फिर बी का 1 है, बी का 1 है, चलो मिल गया अपने को, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में जाएंगे, चलो दैट इज फ्रॉम नीट 2020। ओके 2020 का सवाल है आपके स्क्रीन पर, दैट इज फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। भाई क्या है ये, पता है आपको, नहीं पता, नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो भी कंफ्यूजन वाला रहेगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस सुना है, सुना हुआ कॉन्सेप्ट है मैम, सुना हुआ कॉन्सेप्ट है, पर हमेशा कंफ्यूजन होता है कि इसमें RH पॉजिटिव मम्मी है, RH पॉजिटिव के नेगेटिव मम्मी है, RH पॉजिटिव बच्चा है कि RH नेगेटिव बच्चा है, इसमें कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है कि नहीं, यस कंफ्यूजन होता है, नो प्रॉब्लम, इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे अगेन, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल RH फैक्टर क्या होता है पता है ना, RH फैक्टर, RH फैक्टर एक प्रोटीन ही है, जैसे कि मैंने आपको समझाया ना कि A रहता है एंटीजन, B रहता है एंटीजन, तो वैसे ही RH भी एक तरीके का प्रोटीन ही है जो RBC के ऊपर रहता है, ये भी RBC के ऊपर ही रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये प्लाज्मा में रहता है, ये प्रोटीन है और ये भी RBC के ऊपर ही चिपका होता है। अब जो ब्लड ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना A पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव क्यों लिख रही हूँ, पॉजिटिव मतलब मेरे आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी है और मेरे आरबीसी के ऊपर ना ये RH फैक्टर भी है। जब ये RH फैक्टर रहेगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, क्या बोलेंगे उसको, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है कि उसके अंदर जो आरबीसी है उसके आरबीसी के ऊपर वो एंटीजन भी है और RH फैक्टर भी है।
किसी किसी का नेगेटिव भी होता है, आपने सुना होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो होता है ना, हम बोलते हैं ना दैट स्टेटमेंट कि यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ब्लड ग्रुप। अब ओ ब्लड ग्रुप में भी अगर ओ पॉजिटिव रहेगा ना तो उसको हम क्लियरली नहीं बोल सकते। वैसे बोलने के लिए तो स्टेटमेंट है कि यूनिवर्सल डोनर है ओ ब्लड ग्रुप, पर यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव नहीं होता। ओ नेगेटिव वाले जो होते हैं ना वो यूनिवर्सल, एकदम यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उनमें RH फैक्टर भी नहीं है, मतलब उनका प्रॉपर टकला आरबीसी है, बिकॉज उनके ऊपर एंटीजन भी नहीं है, ए एंटीजन नहीं है, बी एंटीजन नहीं है, उनके ऊपर RH फैक्टर भी नहीं है, इसलिए एकदम नेगेटिव है ना, ओ नेगेटिव, तो वो एकदम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं उसको। तो नेगेटिव का मतलब है कि RH फैक्टर इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे RH फैक्टर इज प्रेजेंट। अब आ जाते एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में क्या बोलना चाहता है। अब देखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में ना होता क्या है कि जो मम्मी होती है, ठीक है, जो मम्मी होती है उसके अंदर जो ब्लड है, उसके अंदर जो आरबीसी है, उसका कोई भी ब्लड ग्रुप होने दो, ठीक है, उसमें कोई भी ब्लड ग्रुप होने दो, अगर वो RH फैक्टर उसके ऊपर नहीं है, ठीक है, RH फैक्टर उसके ऊपर नहीं है, मतलब वो RH नेगेटिव है, ठीक है, RH नेगेटिव है, एंड अगर उसका जो बच्चा है, जो बच्चा होने वाला है बॉर्न, उसका ब्लड ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्लड ग्रुप, पर RH ना पॉजिटिव है, RH क्या है, पॉजिटिव है, तो अभी मैं छोटा सा बाबू भी बना देती हूँ, छोटा सा बाबू, ठीक है, ये बेबी है, ये मम्मा के पेट के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर जो आरबीसी है उसके ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने टिक किया, यहाँ पे मैंने क्रॉस किया, इसका मतलब है कि RH पॉजिटिव है। अब होगा क्या, मम्मी के ब्लड में जो आरबीसी है उसके ऊपर कोई RH फैक्टर नहीं है, कोई RH प्रोटीन नहीं है, इसलिए उसके ब्लड में जो प्लाज्मा रहेगा ना उसमें वो RH के एंटीबॉडीज रहेंगे। आप समझ रहे हो, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ज्यादा माथाकोटी मत करो। ब्लड ग्रुप में भी हमने यही कॉन्सेप्ट से समझा था कि ब्लड ग्रुप में भी अगर उसके ऊपर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो मेरे पास एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, वो एंटीबॉडी रहेगी क्या, ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी रहेगी क्या, नहीं रहेगी, बी एंटीबॉडी रहेगी। तो वैसे अगर मेरे ऊपर RH फैक्टर है तो मेरे पास एंटीबॉडी रहेगी क्या, RH वाली एंटीबॉडी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो जो RH पॉजिटिव रहेगा उसके पास RH वाली एंटीबॉडी नहीं रहेगी। पर मम्मी क्या है, यहाँ पे मम्मी तो RH नेगेटिव है। अब RH मेरे पास नहीं है तो मैं एंटीबॉडी उसके डाल सकती हूँ, यस और नो। तो मम्मी के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज है, RH एंटीबॉडीज है, RH एंटीबॉडीज है, पर RH फैक्टर नहीं है। अब होगा क्या ना, जब ये बेबी क्या है, RH फैक्टर पॉजिटिव है, RH फैक्टर पॉजिटिव है, इसके अंदर मम्मी के ब्लड के अंदर क्या है, RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, क्योंकि ये खुद तो क्या है, RH नेगेटिव है। तो होगा क्या, ये वाला जो ब्लड होगा मम्मी का ब्लड, उसमें जो RH पॉजिटिव मतलब वो जो है RH एंटीबॉडीज है वो ना कभी कभी लीक हो सकते हैं और फीटल ब्लड में जा सकते हैं। और जब ये दोनों का मिक्सिंग हो जाएगा ना, खतरनाक मिक्सिंग हो जाएगा, बिकॉज ये वाली एंटीबॉडीज इसको दुश्मन मान के इसको खाने लगेगी, क्योंकि मम्मी के ब्लड में RH जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उनको लगेगा ये दुश्मन है, अपने बॉडी में दुश्मन घुस गया है, तो RH पॉजिटिव ये वाला जो फैक्टर है उसको खाने लगेगी एंड इससे होगा कि ये बच्चा मर जाएगा। आप समझ रहे हो। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का मतलब क्या है, अब आ जाएंगे ये पैराग्राफ में। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। एक बार रिवाइज कर लेंगे अगर आपको थोड़ा सा भी एकदम .1 कंफ्यूजन भी है तो। देखो मम्मी है और बच्चा है, मम्मी RH नेगेटिव है, ठीक है, मम्मी RH नेगेटिव है, इसका मतलब है कि उसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं है। अब क्योंकि उसके ऊपर RH एंटीजन नहीं है इसलिए एंटीबॉडी RH रहेगी, ठीक है, ये मम्मी का केस। अब बच्चे का केस, बच्चे का जो आरबीसी है उसके ऊपर RH वाला एंटीजन प्रेजेंट है इसलिए वो RH पॉजिटिव है।
अब क्योंकि उसके पास ऑलरेडी RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके ब्लड में RH वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं रहेगी। सिंपल है ना, RH एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट रहेगी। मम्मी के ब्लड में RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो अगर RH पॉजिटिव बच्चा रहेगा, RH नेगेटिव मम्मी रहेगी, तो जो RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ना, जो मम्मी के प्लाज्मा में घूम रही है, वो उसको लगेगा कि भाई ये तो दुश्मन है, ये RH पॉजिटिव तो दुश्मन है, तो यहाँ पे ये चला जाएगा, इसको खाने लगेगा और बच्चा मर जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। जब होती है मम्मी क्या होगी, नेगेटिव मदर एंड पॉजिटिव बेबी, इसको हम बोलेंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि RH नेगेटिव मम्मी है, RH पॉजिटिव बेबी है, इसको हम बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, क्लियर, यस और नो? यस, जोश हाई है, समझ रहा है ना सबको? यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। दैट इज फ्रॉम नीट 2021। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन? अब देखो, जब भी हम क्रिकेट खेलने जाते हैं या हम दोस्त के साथ खेलने कुछ भी जाते हैं या रिलेटिव के साथ ऐसा मारा मारी कभी हो जाता है, रिलेटिव के साथ तो नहीं होता पर दोस्तों के साथ जरूर हो जाता है, तो जब भी कोई मारा मारी हो जाता है, क्या गिर जाते हैं या चोटें लगती है तो ब्लड निकलता है, राइट? ब्लड निकलता है। अब वो ब्लड क्या जिंदगी भर निकलता ही रहता है कि कभी स्टॉप होता है? स्टॉप होता है ना, स्टॉप होता है। तो वो जब भी ब्लड स्टॉप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे हो पाता है? जब भी कोई भी इंजरी आती है तो सबसे पहले वो साइट ऑफ इंजरी में कौन जाता है? यू ऑल नो ना, तो 3 तरीके के ब्लड सेल्स है, एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो जब भी उसको दिखेगा ना, ओ माय गॉड यहाँ पे तो हो रहा है लीकेज ऑफ ब्लड, तो सबसे पहले प्लेटलेट्स भागेंगे वहां पे। वो साइट ऑफ इंजरी में सबसे भाग के प्लेटलेट्स जाएंगे और वो प्लेटलेट्स वहां पे जाके ना बहुत सारी एंजाइम्स रिएक्शन चालू कर देते हैं और लास्ट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फाइब्रिन। क्या बोलते हैं उसको? फाइब्रिन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये फाइब्रिन की वजह से ही ना बच्चों, जो अपने ब्लड सेल्स है वो रुक जाते हैं। वो नेट नहीं होता, वो फुटबॉल में जो नेट नहीं होता, वो नेट है इसलिए बॉल यहां से वहां नहीं जा सकता, बिकॉज देयर इज अ नेट इन बिटवीन। वैसे ही तो जो अपना बॉडी का जो साइट ऑफ इंजरी है ना, वहां पे एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। वो नेट लाइक स्ट्रक्चर, वो धागे लाइक स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं फाइब्रिन। तो पहले वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, दैट इज फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनने की कहानी कौन पूरी करता है? कौन सी एंजाइम करता है? वो क्वेश्चन है। तो कौन सी एंजाइम होती है? वो थ्रोम्बोकाइनेज होती है, थ्रोम्बिन होती है, रेनिन होती है कि एपिनेफ्रिन होती है? ये भी एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया गया है। दैट इज फाइब्रिन्स आर कन्वर्टेड। ठीक है, फाइब्रिन्स कन्वर्ट होता है। किससे कन्वर्ट होता है? पहले वो क्या था? इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन था। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन जो होता है इनएक्टिव, क्या होता है वो? इनएक्टिव। इसको कन्वर्ट करके हम क्या बनाते हैं? फाइब्रिन बनाते हैं, राइट? फाइब्रिन बनाते हैं जो होता है एक्टिव। यही है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो क्लॉटिंग को रोकता है। और ये किस वजह से हो पाता है? थ्रू दिस एंजाइम कॉल्ड एज थ्रोम्बिन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो थ्रोम्बिन ऑलरेडी मेंशन्ड है कि थ्रोम्बिन एंजाइम वही है जो कन्वर्ट करता है फ्रॉम फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। ठीक है, डन। ओके, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। उससे पहले एक बार टिक कर देते। ठीक है, तो खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, इसका मतलब अपना सेशन भी खत्म हो गया है, दैट इज समाप्त हो गया है। आई होप आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें मतलब समझ में आई होप कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हो एंड हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दिया हो। ठीक है, तो आई होप आपको एकदम सेशन अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक लेक्चर में हो तो एकदम कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी पे मतलब
मुझे क्लैप करने का मन कर रहा है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बीच में वीडियो देख के मतलब चले जाते हैं, मतलब उनका ना इतना ध्येय पक्का नहीं रहता कि मुझे नीट को क्लियर करना है, मुझे इतने मार्क्स लाने कि मैं सारे PYQs को करूँ। पर अगर आपने अभी तक सारे PYQs कर लिए तो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग फॉर यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यू ही कीप स्माइलिंग एंड बी एक्टिव। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।